हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अपडेट विद विकास में। तो आज की इस वीडियो में हम सेकंड सेमेस्टर के उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेके आ चुके हैं, क्वेश्चन आंसर्स की, जिनका पेपर रहने वाला है साइकोलॉजी का, जिस पेपर का नाम आपका रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन, वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो जिन भी बच्चों का ये पेपर रहने वाला है आने वाले एग्ज़ाम में, तो ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें आपको सबसे जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुए क्वेश्चन आंसर, उनकी क्वेश्चन आंसर का फुल एक्सप्लेनेशन देंगे और बताएंगे कि आप वो क्वेश्चन कैसे लेकर आ सकते हैं। तो जो पेपर है आपका ज़्यादातर आपको इन्हीं क्वेश्चनों में से रिपीट होता दिखेगा। तो जो भी सेकेंड सेमेस्टर का स्टूडेंट है तो वो ये वीडियो देख सकता है। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, और कोई भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपके जो पेपर होगा ये, तो उसमें सबसे पहले आपको किन्हीं 2 या 3 पे शॉर्ट नोट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो शॉर्ट नोट होते हैं ना, वो आपको 5 नंबर का लिखना पड़ेगा, और जो बाकी के जो क्वेश्चन होते हैं वो 10-10 नंबर के आते हैं। तो उस हिसाब से मैं 2-3 शॉर्ट नोट बता देता हूँ जो ज़्यादातर पूछ गए हैं। तो ये शॉर्ट नोट आप कर सकते हैं, जिससे आप अपने शॉर्ट नोट एग्ज़ाम के अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहला शॉर्ट नोट आता है आपका आत्मबोध, सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है। तो देखिए, जो सेल्फ अवेयरनेस वही होता है जो जब वो आप अपने भावनाओं, विचारों, क्षमताओं और कमजोरियों को जानते हैं, पहचानते हैं कि आपकी किसी काम को करने की कैसी क्षमता है और आपकी कमजोरियाँ क्या हैं, तो उसी को ही आप सेल्फ अवेयरनेस कह सकते हैं कि आप सेल्फ अवेयर हैं, ठीक है। और उसके मुख्य बिंदु क्या होते हैं, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पहले ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है। आत्मबोध का अर्थ है अपने आंतरिक रूप को गहराई से जानना। इसके अंतर्गत व्यक्ति को अपनी भावनाओं, विचारों, क्षमताओं, कमजोरियों, मूल्यों और अपनी व्यवहार के पीछे छिपे कारणों की स्पष्ट समझ होती है। देखिए, जो बोला था वही है। मुख्य बिंदु, भावनात्मक साक्षरता, यह पहचानने कि आप किसी विशेष क्षण में कैसा महसूस करते हैं, कि आप किसी भी विशेष मतलब आप कोई भी सिचुएशन में कैसा महसूस करते हैं, ठीक है। क्या यह गुस्सा है, निराश है या सिर्फ थकान है। शक्ति और सीमाओं का ज्ञान, व्यक्ति, और दूसरा पॉइंट है शक्ति और सीमाओं का ज्ञान, ठीक है। तो व्यक्ति को अपनी वास्तविक क्षमता और कमियों का सटीक आकलन होता है, जिससे अति आत्मविश्वास या हानि भावना से बचा जा सकता है। देखिए, जो आत्मबोध, जैसे जो सेल्फ अवेयर होता है जो व्यक्ति, उसे जो उसकी शक्तियाँ और सीमाएं होती है उसका ज्ञान होता है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, और उसकी क्या कमजोरी, उसे उस पर पूरा ज्ञान होता है, ठीक है। तो वही इन्होंने बोला कि व्यक्ति को अपनी वास्तविक क्षमता और कमजोरी का सटीक आकलन होता है, जिससे अति आत्मविश्वास या हीन भावना से बचा जा सकता है। अगला पॉइंट है इसका, मूल्यों के प्रति स्पष्टता। देखिए, मूल्यों के प्रति स्पष्टता, यह जानना कि आपके लिए जीवन में क्या सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, आप जो मूल्य होते हैं उसकी भी स्पष्टता पता चल जाती है कि आपके लिए क्या ज़्यादा अच्छा है, क्या ज़्यादा बुरा है। इसमें जो सेल्फ अवेयर आदमी था उसके लिए, ठीक है। और इसका महत्व क्यों होता है, जो सेल्फ अवेयरनेस है उसका महत्व क्यों होता है किसी व्यक्ति के जीवन में। आत्मबोध भावनात्मक बुद्धिमत्ता की पहली सीढ़ी है। जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, उसकी जो पहला सीढ़ी या जो पहला पॉइंट ही आता है वही है सेल्फ अवेयरनेस है। जब तक आप खुद की भावनाओं को नहीं समझेंगे, और जब तक आप अपनी खुद की भावनाओं को नहीं समझेंगे, तब तक आप उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। तो आप उन्हें सही तरीके से नियंत्रित भी नहीं कर सकते। जब तक आप अपनी भावना को पता ही नहीं कर पाएंगे कि आपकी भावनाएं क्या हैं, तब तक आप उन्हें नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ना ही दूसरे की भावना को समझ सकते हैं। और जब आपको अपनी ही नहीं पता भावनाएं आपकी क्या हैं, तो आप दूसरे की भावना कैसे समझ सकते हैं। तो ये इसका पहला पॉइंट हो गया। और आप चाहें तो इसे थोड़ा और बड़ा कर लिख सकते हैं। जो ये पॉइंट थे, जो मैंने 4 पॉइंट बताए हैं, इन्हें बढ़ा कर लिख सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। दूसरा क्वेश्चन आ जा रहा है यहाँ पे, आशावाद। आशावाद से क्या आशय है, ये आपको बताना है। आशावाद पे एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो देखिए, आशावाद केवल सब अच्छा होना सोचना नहीं है। जो आशावाद है वो केवल सब अच्छा होगा ये सोचना नहीं है, ठीक है, बल्कि यह एक ऐसी मानसिक वृत्ति है जो विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक अवसरों को देखने की क्षमता देती है। तो देखिए, ये एक ऐसी मानसिक वृत्ति है जो जब आप जो गलत परिस्थितियों में फंस जाते हैं तब भी उसमें एक सकारात्मक अवसर को देखने की क्षमता देती है, ठीक है। क्योंकि
कभार आपकी कि जैसे कि किसी काम में आप फंस जाते हैं जो आपको लगता नहीं होगा, लेकिन कभी कभार आपको ऐसे थॉट आता है जो आपको होता है हाँ भाई ऐसे हो सकता है, इससे हम इस काम को ऐसे करके बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, एक आशावादी व्यक्ति असफलताओं को स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी मानता है। और जो आशावादी जो भी कोई आशावादी व्यक्ति होता है वो जो असफलताएं होती हैं उन्हें ये नहीं मानता कि भाई ये असफलता जो है ये हमेशा के लिए मेरे जीवन में आ गई है। वो उसे टेम्परेरी मानता है, अस्थायी मानता है कि ये अभी तो हम असफल है लेकिन बाद में तो सफल होंगे, ये काम अभी नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं कभी नहीं होगा, बाद में तो उसका हंसल निकल सकता है, बाद में तो होगा। और इसके मुख्य बिंदु क्या होते हैं? सकारात्मक दृष्टिकोण। जो आशावादी आदमी होता है, जो भी आशावादी व्यक्ति होता है, उसका जो दृष्टिकोण होता है वो सकारात्मक होता है। पॉजिटिव सोचने की जो क्षमता होती है उसकी पॉजिटिव होती है। कठिन समय में भी उम्मीद बनाए रखना। जो आशावादी व्यक्ति होता है, देखिए सकारात्मक दृष्टिकोण होता है ना, पॉजिटिव सोचे। जो कठिन समय होता है जब लोग टूट जाते जिस समय और उन्हें कुछ सोचता नहीं, तब भी जो आशावादी व्यक्ति होता है उसके अंदर एक मोटिवेशन रहता है और वो अपनों को अपने अंदर पॉजिटिवनेस भरे रखता है और रचनात्मक समाधानों पर ध्यान देता है। अगला है लचीलापन। जो आशावादी आदमी होता है उसमें लचीलापन भी होता है। झटकों और असफलताओं के बाद भी फिर से उठ खड़े होने की क्षमता। और जो कभी कभार वो कोई काम उसका होता नहीं है और असफलताओं से वो जब गिरा रहता है तब भी वो गिरता है उठता है, गिरता उठता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि कभी कभार आप अगर क्लास में पढ़ते, स्कूल में पढ़ते थे तो कभी कभार आप फेल हो जाते थे। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आज जैसे कि अगर कोई बच्चा क्लास 10th या 12th में फेल हो गया तो उसने दोबारा कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम ना देने की सोची। तो जो भी व्यक्ति कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम नहीं देते हैं, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो आशावादी स्टूडेंट्स में नहीं गिने जाएंगे। लेकिन जो बच्चे कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे के या दोबारा 10वीं बारी पढ़ के पास हो जाते हैं तो आशावादी आदमी है वो। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। ये हाँ, दूसरा क्या था अभी? प्रभावी संघर्ष समाधान के भावनाओं को प्रबंधित करने की भूमिका। किसी भी संघर्ष के दौरान भावनाएं जैसे गुस्सा, डर, निराशा, ईर्ष्या बहुत तीव्र हो जाती है। देखिए, तीव्र हो जाती है यदि इन भावनाओं को अगर इन भावनाओं को मैनेज नहीं किया गया। किसी भी संघर्ष के जब भी कोई लोगों के बीच बातचीत होती है और जब उनके थॉट्स एक दूसरे से नहीं मिलते तो उसमें लोगों के बीच गुस्सा, निराशा और ईर्ष्या ये सब बढ़ती जाती है। यदि अगर भावनाओं को मैनेज ना किया जाए, मतलब प्रबंधित का मतलब मैनेज ना किया जाए, तो एक छोटी सी बहस, हाँ, अगर इन चीज़ों को मैनेज ना किया जाए तो एक छोटी सी बहस बड़े विवाद का रूप ले सकती है। इसलिए प्रभावी संघर्ष समाधान को भावनात्मक बुद्धिमत्ता और भावनाओं के प्रबंधन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। तो पहला है प्रतिक्रिया, रिएक्शन। प्रतिक्रिया बनाम अनुक्रिया। देखिए, प्रतिक्रिया और रिएक्शन और रिस्पॉन्स में जब हम भावनाओं के वश में होते हैं तो हम बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करते हैं, जैसे चिल्लाना, कड़वे शब्द बोलना या दोष लगाना। लेकिन जब हम अपनी भावनाओं को प्रबंधित करते हैं तो हम एक पल का ठहराव लेते हैं और सोच समझकर अनुक्रिया करते हैं। इससे बात बिगड़ने से बच जाती है। देखिए, प्रतिक्रिया और अनुक्रिया है, उसके अंतर में जो भावनाओं के वश में बहुत बार ऐसा होता है कि जो आप खुद से जो दूसरे से बात करते हैं तो आप उसमें चिल्लाने लगते हैं, कड़वे शब्द बोलने लगते हैं और दोष लगाने लगते हैं। ऐसे में जो आपकी भावनाएं होती हैं ना, मैनेज करना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपनी भावनाओं को ऐसे में मैनेज नहीं करते हैं तो आप एक पल के लिए
तो हर एक पल का ठहराव लेते हैं और सोच समझकर अनुक्रिया करते हैं, तो इससे बात बिगड़ने की बजाय थोड़ी सुधर जाती है। ठीक है। बी पॉइंट इसका तार्किक सोच, रैशनल थिंकिंग। तार्किक सोच को बनाए रखना, अत्यधिक गुस्सा या तनाव हमारे मस्तिष्क के तीव्र हिस्से को ब्लॉक कर देता है। भावनाओं को शांत करके ही हम ठंडे दिमाग से सोच पाते हैं कि विवाद पर वास्तविक कारक क्या है और इसे कैसे सुलझाया जाए। तीसरा पॉइंट आता है सहानुभूति, एम्पैथी। सहानुभूति को बढ़ावा देना। जब आप अपनी भावनाओं जैसे अपनी जिद या अहंकार को नियंत्रण में रखते हुए भी रखते हैं, तभी आप खुद को दूसरे व्यक्ति की जगह पर रखकर देख पाते हैं। सहानुभूति से आप समझ पाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे समाधान निकाला जाना आसान हो जाता है।